हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। बच्चों, किया पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा आप लोगों ने? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल पावर, कंज्यूम्ड एनर्जी, न्यूमेरिकल लगाए उसके ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था वो हमारा। न्यूमेरिकल लगाइए बेटा उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा जितना हो सके मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाइए। उस टॉपिक से न्यूमेरिकल आने के बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। Okay, so today we are going to start. We are basically going to continue that topic. What is that continuation? Continuation is application of heating effect of current. हम लोगों ने वहाँ heating effect पढ़ा था कि what is heating effect? Heating effect का मतलब होता है when current is passing through any conductor, then it will get heated up. अगर वो heat कर रहा है, कब heat किया? जब उसमें से current flow किया। क्या अगर कोई चीज हीट हो रही है तो उसकी भी एप्लीकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज हमें वही पढ़ना है। देखिए ध्यान से क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट इज रिटन ओवर हियर ईच एंड एवरीथिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. Application of heating effect of current that we have to discuss today. So first application is electric iron, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, माइक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर सबके घर में होगा, राइट? तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं, इसमें क्या होता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझना है। आपने सभी ने देखा होगा, आपकी इमर्जन रॉड होती है, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, गीजर होता है, आयरन होती है। कभी किसी ने अगर इलेक्ट्रिक आयरन को, जो हमारी प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने वाली, राइट, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, कभी उसको कभी खुला हुआ देखा हो तो उसमें इस तरीके से कॉइल्स होती है, ये ऐसे इस तरीके से हमारी कॉइल्स उसमें उसके अंदर बिछी हुई होती हैं ये। और उसकी शेप जो पूरा होता है दैट इज बेसिकली स्प्रेडेड। पूरा स्प्रेड क्यों करते हैं? सो दैट उसकी जो हीट है वो पूरे एरिया पर फैल जाए। ठीक है, तो पूरे में एक स्प्रेडेड कॉइल लगी हुई होती है। ओके, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। उसके बाद हीटर में आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा हो तो इस तरीके से स्नेक वाली शेप में उसके ऊपर एक कॉइल पूरा लिपटी हुई होती है, राइट? तो गीजर ने देखा होगा अंदर से। उसके बाद ओवन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर सभी ने देखा है। तो इनका हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, इसको ऐसे एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम बोले तो दिस इज हीटिंग एलिमेंट। ये क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसको हम कॉइल कहते हैं हमारी जनरल लैंग्वेज में, कॉइल। अब कौन से मटेरियल का ये कॉइल बना होता है कि जलता नहीं है ना? उसमें आग नहीं लगती, इतना ज्यादा करंट आता जाता है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर का दिखने लगता है, लेकिन जलता नहीं है ना? इतना ज्यादा उसमें मतलब हीटिंग आ जाती है लेकिन फिर भी वो जलता नहीं है। क्या ऐसा उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? दैट इज उसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा हीटिंग एलिमेंट, कौन सा कॉइल हम उसके अंदर यूज करते हैं? उसमें बच्चा एक जनरल कॉपर वायर यूज नहीं होती, ये जनरल कॉपर की कॉइल यूज नहीं होती, उसमें हम अलॉयज यूज करते हैं। अलॉयज, मिक्सचर। ठीक है, तो उसमें जो इन जनरल जो यूज होने वाले, मैंने दो अलॉय का एग्जांपल लिया है। वन इज नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है और किस किस चीज का मिक्सचर होता है? निकल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, इनका इन सबको फ्यूज करके मिला करके एक अलॉय बनाया जाता है, दैट इज नाइक्रोम। एंड एक और है मैंगनीन। मैंगनीन इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज, कॉपर एंड निकल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। यहां तक जो मैंने लिया, दीज आर टू एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन, जो हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे अलॉय हैं किस लिए यूज होते हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा। किस लिए यूज होते हैं ये अलॉय? टू मेक हीटिंग एलिमेंट। अब बात ये आती है, यही क्यों? अलॉय ही क्यों? कॉपर क्यों नहीं? कोई जनरल एल्यूमिनियम क्यों नहीं? ये मेटल्स क्यों यूज नहीं करते? व्हाई वी आर यूजिंग दीज अलॉयज? नाउ कम हियर ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज दीज एलिमेंट्स, दीज अलॉयज हैव दीज प्रॉपर्टी, हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देखो क्या होता है बेटा, आप क्या कर रहे हैं? करंट दे रहे हैं, राइट? करंट आपने दिया। करंट अगर आप देंगे, अगर किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, आपने पीछे से अपना सप्लाई दे दिया, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो टेल मी वन थिंग, क्या वो
क्या वो जल्दी से हीट करेगा? नहीं। क्या वो मेल्ट होगा? नहीं। बहुत ज़्यादा उसका सपोज 1000 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो कम से कम 900 तक तो बिल्कुल मेल्ट नहीं होना है। उसके बाद हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर आना शुरू होगा, जिस पॉइंट पर आना शुरू होगा, उसके बाद वो हमारा कहेंगे कि यहाँ से अब उसका 900, 950, हम कहेंगे 990 तक भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, 1000 के बाद इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। ठीक है, तो इन अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से सेट करते हैं, उसका जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक हीटर में उसके ऊपर जो करंट आ रहा है वो इतना है, रेजिस्टेंस उसकी इस हिसाब से सेट की जाती है, ऐसा मटेरियल हम लेते हैं सो दैट कि इसमें इतनी हीट आए कि वो रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट होने का मतलब है कि वो गर्म हो जाए पूरा और हमें एक प्रॉपर हीट प्रोवाइड कर दे। ठीक है, रेड हॉट होकर के वो क्या करता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे पास जो करंट आया, वो करंट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो सारा का सारा जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। तो अब देखो, आपको एक चीज हीट का फॉर्मूला पता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, प्लस एक चीज ये होती है बेटा, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका हीट भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास अगर ज्यादा होगी तो हीट भी बहुत ज्यादा जनरेट होगी, और यहां पर क्या होगा, हमारे पास वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, प्लस हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारे पास हीटिंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि अब एक बात सोचिए, जैसे हमारा हीटर है कोई, हाँ हीटर तो खुद तो इतना अच्छे से हीट हो गया, लेकिन जो उसकी कॉर्ड होती है, जो उसकी वायर है, जो उस हीटर तक पहुंच रही है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हमने हीटर लिया, गीजर लिया, जो भी लिया, उसकी जो वायर है वो क्यों नहीं हीट अप होती? बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनिए। बिकॉज वो कॉर्ड क्यों नहीं हीट होती? क्योंकि वो जो कॉर्ड है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, और कॉपर का रेजिस्टेंस होता है कम। अगर रेजिस्टेंस होता है कम तो हीट होती है कम। बात समझ में आई? रेजिस्टेंस होती है कम तो हीट भी होती है कम। तो हमारे पास कॉपर का कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस कम होता है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू नाइक्रोम और इन कंपैरिजन टू मैंगनीज, व्हाटएवर अलॉय यू आर यूजिंग। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है, या हीटिंग इफेक्ट का हम कहें एप्लीकेशन है। आप सभी ने देखा होगा, जो बल्ब होता है अगर वो चल रहा है तो हम उसको टच नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लाइट तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वो उसका जो वो फिलामेंट होता है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें लाइट मिलने लगती है। ओके, तो बात ये आती है कि उसमें फिलामेंट कौन सा, उसमें जो मटीरियल, जो कॉइलिंग के लिए मटीरियल यूज़ किया वो कौन सा मटीरियल है? उसमें जो मटीरियल यूज़ होता है बेटा, दैट मटीरियल इज, फिलामेंट जो यूज़ होता है, टंगस्टन यूज़ होता है, ये सभी को पता होता है इन जनरल। एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट टंगस्टन? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक है, कुछ बुक्स में जैसे हम देखते हैं इसका अप्रॉक्स आई एम सेइंग इट्स अराउंड 31 32 के अराउंड रहता है, 3200 के आसपास। तो अप्रॉक्स आई हैव रिटन दैट इज 3000 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये सोचिए कि उस टंगस्टन फिलामेंट को हम पीछे से, हमारा जो करंट आ रहा है, हमारी जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसने फिलामेंट को देखो 3000 तक वो उसकी कैपेसिटी है कि उतना टेम्परेचर को वो बेयर कर सकता है। ठीक है, जब लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास की वैल्यू आ जाती है, उस टाइम पे वो हमारा रेड हॉट होने लगता है और हमें लाइट देता है। गर्म तो हो ही रहा है, इसी वजह से हम उसको बल्ब को टच नहीं कर पाते हैं। एक बहुत इसका नेगेटिव पॉइंट बताते हैं कि बेटा क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो हम इसमें जो हमारा करंट आ रहा है, उस करंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हीट की फॉर्म में हमारा वेस्ट हो जा रहा है, लाइट हमें उससे कम मिल रही है ना। तो इसी डिसएडवांटेज को हटाने के लिए, इसके लिए आजकल जो हम यूज करते हैं, CFL यूज करते हैं। ठीक है, CFL, अभी तो हमारा LED आ गया, दैट्स ए बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो CFL में क्या होता है, CFL में हमारा कोई फिलामेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको इसका। एक तो मैंने आपको इसकी डिसएडवांटेज बताई कि ये बेसिकली एफिशिएंट नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज नॉट एफिशिएंट। ये कंजम्पशन ज्यादा करता है बट आउटपुट बहुत कम देता है कंपैरेटिव टू सपोज CFL। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं बेटा कि टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों,
टंगस्टन फिलामेंट सबसे पहले इस टंगस्टन, ये तो ठीक है, इस चीज का एक चीज हमें क्लियर हो गया, वाई टंगस्टन फिलामेंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा आप देखते हैं जो बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट, बल्ब क्या है, बाहर से एक ग्लास का एनवेलप है, ग्लास का एनवेलप है, और उस एनवेलप के अंदर आपने देखा होगा ये हमारा एक ग्लास का एनवेलप है, ये इस तरीके से, और आपने देखा होगा यहां पर इस तरीके से एक फिलामेंट लगा रहता है, राइट। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का है। और अब इस बल्ब में यहां पर क्या चीज है, इस फिलामेंट के बाहर क्या चीज है, यहां पर होती है बेटा गैस। कौन सी गैस? अगर यहां पर क्या ऑक्सीजन भर देंगे तो काम चलेगा? नहीं। वाई ऑक्सीजन मस्ट नॉट बी देयर, बिकॉज जो हमारा टंगस्टन होगा वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा बेसिकली वो उस ये जो इसके साथ बेसिकली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो हमारे पास टंगस्टन की लाइफ कम होगी। हमें यहाँ पर ऐसी गैस डालनी है जो रिएक्ट ना करे मतलब अनरिएक्टिव गैस। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बल्ब में डली होती है वो आर्गन डली होती है, नाइट्रोजन डली होती है, या इन दोनों का मिक्सचर डला होता है। These two are unreactive. These are, I have taken example. These are unreactive gases. तो unreactive gas इसके अंदर डली होती है, so that tungsten will not react with those gases, ठीक है, और वो हमारा उसका जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसकी लाइफ बढ़ जाए, बिकॉज वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब का। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज सभी ने अपने घर में सुना होगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं ना, कई बार लाइट चली जाती है, पावर कट जब होता है तो बोलते हैं फ्यूज उड़ गया होगा। व्हाट डज इट मीन? फ्यूज उड़ गया होगा, व्हाट डज इट मीन? सोचिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है हमारे घर का। हमारे घर का क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है भाई? एक सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज देखा है किसी ने देखा है? इस तरीके से दिखता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन करना। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा कुछ इस तरीके से होता है, आई एम जस्ट मेकिंग अ फिगर। यहाँ पर हमारे मेटल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर हमारे मेटल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं दो साइड पे, और बीच में से आपको एक वायर दिखती है। ये वायर क्या है? ये मेटल कॉन्टैक्ट है, बेसिकली हम उसको सर्किट में लगा रहे हैं इसलिए मेटल कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है। बीच में ये एक वायर होती है, दिस इज कॉपर वायर विच इज प्लेटेड विद टिन, ठीक है। इन जनरल हम ऐसे भी बोलते हैं दिस इज टिन, और द टिन प्लस लेड का मिक्सचर वाला वायर होता है, ठीक है। एक अलॉय का वायर है, टिन प्लस लेड, या फिर टिन प्लेटेड वायर है, ठीक है। एक्चुअली ये होता क्या है? कॉपर वायर विच इज प्लेटेड विद टिन, उसके ऊपर कोटिंग होती है टिन की, ठीक है। और वैसे जनरली हम इसको बोलते थे दिस इज टिन वायर, है ना। तो बेसिकली इस कॉपर वायर के ऊपर टिन की कोटिंग होती है। ये हुआ। अब ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिस वजह से हम ये कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया? क्यों हो जाता है? आप लोगों ने अपने घर में कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, लाइट ज्यादा आ गई होगी इस वजह से फ्यूज उड़ गया, लाइट ज्यादा आ गई होगी इस वजह से फ्यूज उड़ गया। व्हाट डज इट मीन लाइट ज्यादा आ गई होगी? बेसिकली बच्चे, अगर आप ये सोचो कि हमारा घर जो है सपोज 15, हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं एट द मैक्सिमम 15 एम्पियर पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब उनको जो करंट चाहिए वो 15 एम्पियर चाहिए। अगर पीछे से करंट 15 की बजाय 20 एम्पियर आ रहा है, हमारे पास कितना आ रहा है, तो उस केस में क्या हमारे घर के अप्लायंसेस जल नहीं जाएंगे? बिल्कुल जल जाएंगे। तो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज जो यहां पर लगाते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि ये कितना बेयर कर सके? 15 एम्पियर तक तो बेयर कर सके, क्योंकि 15 एम्पियर पे हमारे घर के सारे अप्लायंसेस चल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 20 एम्पियर? जैसे ही बेटा 16 एम्पियर आया या 17 एम्पियर आया तो हमारा जो फ्यूज वायर है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हुआ तो इसने क्या कर दिया? सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट ब्रेक होने का मतलब है अब अगर वहां से करंट आ भी रहा है तो वो करंट हमारे घर में नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आगे मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारा लगा होता है वहां लगा है। अब जब इसने ये वायर टूट गया, वायर जैसे ही टूटा कनेक्शन ब्रेक हो गया। वायर जैसे ही टूटा क्या हुआ? कनेक्शन ब्रेक हुआ तो पीछे से क्या जो भी लाइट आ रही है क्या वो हमारे घर में आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज देख लिया आपने, समझ लिया कि कैसे एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि ये हमारे घर के अप्लायंसेस को, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको हाई करंट से बचा लेता है, ठीक है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज,
इलेक्ट्रिक फ्यूज की जो वायर होती है उसका मटेरियल यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है, जो वायर यूज की है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है प्लस हाई रेजिस्टेंस है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने का क्या मतलब है बेटा, देखिए जैसे ही वैल्यू करंट की ज्यादा आई, ठीक है, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट है कम, मेल्टिंग पॉइंट है कम कंपैरेटिव टू अदर हाउस होल्ड, जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं जितने, उनसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अगर बच्चा मेल्टिंग पॉइंट कम है, बहुत सिंपल सी बात है, करंट ज्यादा होते ही वो हमारी वायर मेल्ट हो जाएगी, वो वायर हमारी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज हैज अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि करंट अगर ज्यादा आएगा वो वायर मेल्ट होकर के वहां ब्रेक हो जाएगी तो हमारा जो फ्यूज है वो हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा। सर्किट मतलब जैसे हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक मीटर के साथ जो वो लगा है, अब मीटर क्या है, मीटर क्या कर रहा है, हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वहां पर वायर ब्रेक हुई, सर्किट ब्रेक तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो सबके सब सेफ हो गए। बात समझ में आ गई सभी को? ये तीनों चीजें समझ में आई कि कैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर, ओवन, टोस्टर, इसमें हीटिंग एलिमेंट जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ये देख लिया हमने, नाइक्रोम या मैंगनीज, मैंने बताया आपको अलॉय है। उसके बाद इसको हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या फायदा होता है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं सभी का। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या फायदा होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो कितना भी करंट हमारा जैसे बढ़ जाए, हीट हमारी बढ़ती जा रही है, करंट ज्यादा होगा, देखो H इज इक्वल टू I²RT, राइट। करंट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगी तो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो चीज हमारी खराब हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा, वो कॉइल हमारी जल जाएगी। लेकिन अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन दैट केस वो ज्यादा हीट को बेयर अप कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा हमारा फिलामेंट यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है। अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को बेयर अप कर सकता है, राइट। उसके बाद हमारे पास है कौन कौन सी गैसेस इसमें यूज होती हैं बल्ब के ये फिलामेंट के सराउंडिंग में, आर्गन, नाइट्रोजन, दीज आर द अनरिएक्टिव गैसेस। व्हाई वी आर यूजिंग दिस, बिकॉज अगर आप ऑक्सीजन यूज करोगे तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हमें क्या चाहिए, अगर रिएक्ट कर जाएगा तो क्या, टंगस्टन की लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। टू गेट द बेटर लाइफ, टू गेट दैट एनहांसमेंट इन द लाइफ ऑफ टंगस्टन, व्हाट वी रिक्वायर अनरिएक्टिव गैस। क्लियर हो गया भाई सभी को यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे होम अप्लायंसेस को हाई करंट से बचाता है। कैसे बचाता है आपको एक्सप्लेन किया। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, करंट जैसे ही ज्यादा आता है वो मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाती है वायर जैसे ब्रेक हुआ वो हमारे घर के अप्लायंसेस को एक तरफ साइड में करके सेव कर देती है और वो बीच में हमारा सर्किट को ब्रेक कर देती है। सर्किट ब्रेक हुआ, हमारे अप्लायंसेस तक पावर ही नहीं पहुंचती। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर, ठीक है। अब एक बार वीडियो पॉज करिए और ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे नोट डाउन करिए, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपकी बहुत सारे मेन पॉइंट सब कुछ इस पे लिखा है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को नोट डाउन करिए, क्योंकि दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। Okay, now I'm going to discuss with you one more important thing, that is domestic circuit. ठीक है, ये बीच में एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था कोर्स में, इस चैप्टर के बीच में हमारा एक टॉपिक ये भी था, दैट इज डोमेस्टिक सर्किट। व्हाट इज डोमेस्टिक सर्किट बच्चों? हमारे घर का सर्किट, राइट। Whether it will be in series or it will be in parallel, that we have to understand this thing. ओके तो हमें सीरीज में रखना है कि इसको पैरेलल में रखना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक सर्किट इन सीरीज और पैरेलल। डोमेस्टिक सर्किट किस में लेने हैं हमें? सीरीज में लेने हैं और पैरेलल में लेना है, ठीक है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये चीज हमें अब समझनी है। सो आर मेन एम इज टू गेट द नॉलेज कि हमारे घर में जो सर्किटरी होती है वो सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन कहाँ होता है, पैरेलल कनेक्शन कहाँ होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। So these two are circuits
सर्किट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब हमें ये समझना है ये सीरीज का सर्किट है, पैरेलल का सर्किट है। आपको इन्हीं दोनों सर्किट से आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड देन विल एबल टू अंडरस्टैंड कि दोनों में से कौन सा बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन को देखते हैं। सीरीज कनेक्शन में हमारे पास एक चीज है बेटा, आप देख रहे हैं कि ये दीज आर द बल्ब्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग बल्ब। तो अगर आप देखें देयर इज ओनली वन स्विच, देयर इज ओनली वन स्विच, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज द स्विच, all bulb will get on, okay? And in the parallel circuit, for the individual bulb we have individual switch, right? अगर मैं इस स्विच को क्लोज करूंगी, आई मीन टू से अगर इसको ऑन करूंगी तो सिर्फ यही बल्ब ऑन होगा, इसको करेंगे तो सिर्फ यही बल्ब ऑन होगा, इसको करेंगे तो सिर्फ यही बल्ब ऑन होगा। तो व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर? एडवांटेज है कि अगर हमें एक बल्ब चाहिए तो वी विल गेट ओनली वन बल्ब, राइट? ऐसा नहीं कि हमें एक स्विच ऑन किया हमारे पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाएं, राइट? दिस इज सीरीज सर्किट। अगर हमने एक स्विच को जैसे ही हमने क्लोज किया, आई मीन उसे ऑन किया, जैसे हम इसको ऑन करेंगे सारे के सारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। ये आपने देखा होगा दिवाली डेकोरेशन के टाइम पे, क्रिसमस डेकोरेशन के टाइम पे, जो हमारी बल्ब्स वाली जो हमारी लाइट्स होती हैं उसको हम एक स्विच देते हैं तो सबका सब एक साथ ऑन हो रहा है। सबका सब एक साथ ऑन होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, बीच में से एक बल्ब खराब हो जाएगा तो यू आर नॉट एबल टू, इन दैट केस यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट बल्ब, भैया कौन सा बल्ब खराब है, क्योंकि पूरी की पूरी वो जो हमारी बल्ब की जो स्ट्रिप है दैट विल नॉट वर्क। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट। ओके, ना पैरेलल के केस में आपको क्या, जितना मर्जी आपको स्विच लगाते जाइए और आपको जो स्विच ऑन करना है अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट ऑन द स्विच एंड यू कैन गेट द लाइट, राइट? हमारे घर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, कौन सा कनेक्शन होता है? विल हैव अ पैरेलल कनेक्शन, राइट? क्योंकि हम एक स्विच ऑन कर रहे हैं, एक चीज आप देख रहे हैं। कई बार आप लोगों ने अपने स्कूल में लैब्स में देखा होगा, इन जनरल बड़ी बड़ी जगह पर होता है ऐसा, 2 3 4 फैंस एक साथ ऑन हो जाते हैं। हम एक स्विच ऑन करते हैं, 3 फैन 2 फैन एक साथ ऑन हो रहे हैं, या एक स्विच ऑन करें बल्ब भी जल रहा है, फैन भी ऑन हो रहा है, बल्ब भी ऑन हो रहा है। वो कैसा होता है? वाई? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सीरीज कनेक्शन। उन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। अगर उनके बीच में पैरेलल कनेक्शन होता तो दोनों के लिए स्विच भी अलग अलग होता। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इसका जो ये तो क्लियर हो गया स्विच वाला पॉइंट। सेकंड है इन दिस सीरीज कनेक्शन, आपको याद हो, आपको जब मैंने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कराया था, सबसे पहले चलो रेजिस्टेंस का केस बताते हैं। अगर हमारे पास ये सारे बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस सर्किट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट इस केस में पैरेलल है, पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा? रिड्यूस होगा। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज हमें कितना चाहिए? हमारा सीरीज के केस में हर एक बल्ब को अलग वोल्टेज मिलता है, क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होता चला जाता है। लेकिन पैरेलल के केस में सपोज हमारे घर में जैसे 220 वोल्ट आती है, तो 220 वोल्ट हमें हर एक बल्ब को, हर एक फैन को 220 वोल्ट की जरूरत है, तो इसलिए हमने उसके लिए अलग अलग स्विच लगाया है। तो क्योंकि पैरेलल के केस में बच्चा क्या होता है, वोल्टेज हमारी सेम रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी वांट एक्चुअली, कि हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्टेज सेम रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अप्लायंसेस। ऐसा नहीं है कि हम घर में अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अप्लायंस खरीदेंगे, नहीं। हमारे पास इंडिया में हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिजाइंड हैं दैट इज ऑन 220 वोल्ट। तो हमें अपने घर के अंदर ऐसा कनेक्शन करना है कि सो दैट जितने भी हाउस होल्ड हमारे एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे हाउस, मतलब हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबको प्रॉपर वोल्टेज मिले। कितना मिले? 220 मिले। तो वी नीड दिस पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन इज बेसिकली वी हैव लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ दिस सीरीज कनेक्शन, तो विल गो फॉर पैरेलल कनेक्शन इन आवर हाउस. Okay, is that clear to everyone? This was the basic one of, this was the last topic that was left in between the chapter. So hope it is clear to everyone. So my dear students, you have to go through now all the NCERT question first of all NCERT question one by one. In our next class we'll discuss NCERT questions of this particular chapter. Hope you will able to get it. ठीक है, NCERT exercise that is very important. exercise जरूर करना. बाकी जो भी आप extra questions if you want to do you can do. Practice will make you perfect. Okay my dear students, take care. That's all for today. Bye bye.